नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं समसामयिक विषयों पर हमारा खास कार्यक्रम विशेष। क्या आपने सोचा है कि एक आम भारतीय सैनिक और एक अमेरिकी या रूस के या चीनी सैनिक में क्या फ़र्क है? भारतीय सैनिक जांबाज हैं, पूरी दुनिया हमारे सैनिकों का लोहा मानती है। हमारे सैनिक बहादुर हैं, मेहनती हैं, लेकिन फिर भी अगर आमने सामने रखा जाए तो अमेरिकी सैनिकों की छवि अत्याधुनिक कमांडो जैसी है, जो किसी भी मिशन पर किसी भी समय बगैर नुकसान उठाए पूरा करने में किसी भी मिशन को सक्षम है। इसका फर्क ऐसे भी समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान जैसे युद्धक माहौल में तमाम बड़े आतंकी हमलों, कार और ट्रक बम धमाकों में करीब 1700 लोग मारे गए, लेकिन इसमें महज 17 अमेरिकी सैनिक हैं। इसी तरह सीरिया में 2015 के बाद से 46 रूसी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। इधर भारत में 2017 में 270 सुरक्षा बलों ने शहादत झेलनी पड़ी। तो फर्क कहाँ है? फर्क तकनीक, हथियार और सुरक्षा गियर्स का है। एक तरफ जहां हमारे सैनिकों के बुलेट प्रूफ कई बार धोखा दे जाते हैं, वहीं अमेरिकी और रूसी सैनिक उन हालात में जान गंवाते हैं जहां तकनीक का दखल किसी काम नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हमारे रक्षा संस्थान और सरकारें इस फर्क को नहीं समझ रही हैं, लेकिन आयात पर निर्भरता, पैसे की कमी और रक्षा खरीद की लंबी प्रक्रिया के चलते कई बार समय पर जरूरी सामान नहीं मिल पाता। इस सब से निपटने के लिए सरकार ने तमाम तरह के कदम उठाए हैं। नए हथियार खरीदने को सहमति दी है, नए गियर खरीदे जा रहे हैं। विशेष में आज हम बात करेंगे सैन्य जरूरतों की, बताएंगे सेना को कैसे हथियार चाहिए, साथ ही बताएंगे किन और कदमों की दरकार है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। सीमाओं पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना अपने जवानों की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठा रही है। सेना का जोर मोर्चा लेने वाले इन्फेंट्री के जवानों को आधुनिक अस्त्र शस्त्र और रक्षा उपकरणों से लैस करने पर है। इसके मद्देनजर सरकार ने भी हाल ही में नई राइफल्स और दूसरे साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अलावा सैनिकों के लिए हाईटेक गियर यानी रक्षा परिधान की भी तलाश की जा रही है। हाथों में अत्याधुनिक हथियार, नाइट विजन कैमरा से लैस हेलमेट, लेजर लाइट्स, अत्याधुनिक टेम्परेचर प्रूफ यूनिफॉर्म और तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से लैस अमेरिका या रूस की सेना का जिक्र आते ही मन में सैनिकों की ऐसी ही छवि बनती है। लेकिन भारतीय सैनिक इस मामले में इतने भाग्यशाली नहीं हैं। न सिर्फ हथियार और सैन्य साजो सामान के मामले में हमारे सैनिक विकसित देशों से पिछड़े हैं, बल्कि तकनीक से भी उनका वास्ता कम ही पड़ता है। हालांकि जल्द ही हालात बदल सकते हैं। सरकार के नए सैन्य खरीद प्रस्ताव अगर समय से पूरे हो जाते हैं तो सेना में निचले स्तर तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज की हालत ये है कि हमारे जो जवानों के पास उस कोई 1970s और 80s के ज़माने के हथियार है, तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें नए मॉडर्न और आधुनिक हथियारों की लेने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो हमारा कदम अभी जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने उठाया है, नए हथियार लेने का, बहुत अच्छा है। सरकार ने सैनिकों के लिए अत्याधुनिक गियर की तलाश शुरू कर दी है। इसमें न सिर्फ तापमान के लिहाज से पहने जाने वाली वर्दी शामिल है, बल्कि दूसरे उपकरण भी हैं जो सीमा पर तैनात किसी भी सैनिक के लिए जरूरी हो सकते हैं। इससे पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने 3,547 करोड़ रुपए की लागत से असॉल्ट राइफल और कार्बाइन की खरीद को मंजूरी दी थी। इस प्रस्ताव के तहत 72,000 असॉल्ट राइफल्स और 93,895 कार्बाइन की खरीद तात्कालिक आधार पर होनी है। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इस खरीद से सशस्त्र बलों के लिए छोटे हथियारों की कमी का समाधान होने की उम्मीद है। अभी पाकिस्तान ऐसी बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है जो आपके बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है उसको आसानी से पियर्स कर रहा है। हमको ऐसा बुलेट प्रूफ वेस्ट चाहिए, ऐसा पटका चाहिए। पटका पहनते हैं क्योंकि हमारे पास सही प्रकार के लाइट वेट बुलेट हेलमेट्स नहीं हैं। क्योंकि बुलेट हेलमेट्स नहीं है तो आप देखते हो अक्सर जवान लोग हैं पटका पहनते हैं विच इज़ ओनली प्रोटेक्टिंग द फ्रंट ऑफ द स्कल। आपको फुल हेड का प्रोटेक्शन चाहिए, फिर गर्दन का भी प्रोटेक्शन चाहिए, चेस्ट का प्रोटेक्शन चाहिए, वो साइड्स का प्रोटेक्शन चाहिए। अगर ये तमाम हमारे पास हो तो हमारे जो एट्रिशन है, हमारे जो लोग मारे जाते हैं
उसमें तकरीबन 60 से 70% कमी आ जाएगी। इसके अलावा डीएसी ने उद्योग के अनुकूल बनाने के लिए खरीद प्रक्रिया को आसान करने की कोशिश की है। संशोधित प्रक्रिया लागू होने से अब रक्षा मंत्रालय खुद ही उद्योग से प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है। तमाम स्टार्टअप को सशस्त्र बलों के लिए उपकरण विकसित करने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा न्यूनतम योग्यता के मानदंडों में भी ढील दी गई है और क्रेडिट रेटिंग से संबंधित शर्तों को हटा दिया गया है। नए योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी विक्रेताओं को प्रोटोटाइप विकसित करने में हिस्सा लेने की अनुमति भी दी गई है। लीना शर्मा के साथ ज़ैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। सैनिकों की संख्या के लिहाज से भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। सेना न सिर्फ सीमा की सुरक्षा करती है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आपदा और दंगे जैसी घरेलू चुनौतियों का भी सामना करती है। लेकिन सेना के सामने दिनों दिन हालात, तकनीक और युद्ध के तरीकों में बदलाव के साथ ही तालमेल बिठाने की भी चुनौती है। इन सब से निपटने के लिए लगातार इसका आधुनिकीकरण बेहद ज़रूरी हो गया है। दक्षिण में समुद्र, पश्चिम में रन का कच्छ और राजस्थान के रेगिस्तान, उत्तर से पूर्व तक फैले हिमालयी पहाड़ों की श्रृंखला। इस हजारों किलोमीटर लंबी आसमान सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की है। हमारे सैनिक मौसम और जगह के लिहाज से दुनिया के सबसे दुश्वार हालात में काम करते हैं। उनकी तैनाती तपते रेगिस्तान में हो सकती है या फिर सियाचिन के बर्फीले मोर्चे पर भी। इस पर भी पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश जिनसे हर समय सजग रहना होता है। जाहिर है भारतीय सेना की तरह उसकी जरूरतें भी विविधता भरी हैं और उन्हें पूरा कर पाना आसान नहीं है। पाकिस्तानी और चाइनीज़ वो हमसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इक्विप्ड हैं। हम 21वीं शताब्दी में उन हथियारों से लड़ रहे हैं जो वास्तव में 19वीं शताब्दी के लिए थे या वर्ल्ड वॉर 2 के समय के थे। वो 21वीं शताब्दी की लड़ाई के लिए काबिल नहीं है और ये कमी शुरू से ही रही है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, वायु सेना और जल यानी नौसेना। मौजूदा समय में भारतीय सैनिकों की तादाद करीब 13.5 लाख है। इसके अलावा 28 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक भी हैं। अतिरिक्त सुरक्षा इंतजामों के लिए करीब 14 लाख अर्धसैनिक बल भी हैं। भारत की करीब 15,107 किलोमीटर लंबी थल सीमा जबकि करीब 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी है। सुरक्षा जरूरतों और सेना को बनाए रखने के लिए भारत हर साल 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है, लेकिन इसमें से ज्यादातर पैसा तनख्वाह और रख रखाव पर खर्च हो जाता है। जी, उनका जो एडवांटेज है या उनका फ़ायदा उनको ये है कि वो सब इक्विपमेंट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। इसलिए चाहे रूस हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या चाहे चीन हो, उनको जवानों को जो भी रिक्वायर्ड है वो उनके अपने फैक्ट्रीज़ में बनता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए हम उनको अच्छा इक्विपमेंट देने के लिए, टाइमली समय पर देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उसमें अरसा पड़ता है। भारत का रक्षा खर्च दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादन और तकनीक के मामले में पिछड़ा होने की वजह से 60% से भी अधिक सैन्य साजो सामान आयात करना पड़ता है। खर्च के लिहाज से भारत हथियार और सैन्य साजो सामान का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। दुनिया की कुल हथियार खरीद में भारत की हिस्सेदारी करीब 13% है। इनमें 65% से भी ज्यादा आयात रूस से होता है। इसके अलावा अमेरिका भारतीय जरूरतों का करीब 15%, इजराइल 7% से ज्यादा की आपूर्ति करते हैं। आज तक अपने जवान के लिए सही असॉल्ट राइफल नहीं बना सके, सही लाइट मशीन गन नहीं बना सके, सही कार्बाइन नहीं बता सके। जितने भी बनाते हैं वो यूज़र ट्रायल में फेल हो जाते हैं या उनको पाया जाता है कि वो टोटली सब स्टैंडर्ड है और दुश्मन उससे बहुत बेटर इक्विप्ड है। इसलिए अभी फैसला लिया जा रहा है कि ये बाहरी देशों से इनको खरीदे जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की जाएगी और लगभग 70 to 75% है वो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। 2012 से 2017 के बीच भारत के रक्षा बजट में करीब 54% का इजाफा हुआ है, लेकिन बढ़ती महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथियारों की ऊंची कीमतों के मद्देनजर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है।
इसी अवधि में चीन ने अपने रक्षा बजट में 118% से ज्यादा, जबकि रूस ने 87% का इजाफा किया है। 2017 में सीएजी ने पाया है कि 152 में से 61 तरह के हथियार जरूरत से 40% तक कम थे। हालांकि इस समय किसी बड़े युद्ध का खतरा नहीं है, लेकिन इस बीच सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। चीन के साथ डोकलाम जैसे विवाद भी हुए हैं। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों का खतरा भी बना हुआ है। इस लिहाज से हथियारों की नई खरीद को जायज ठहराया जा सकता है। लीना शर्मा के साथ जैकम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अब सवाल ये है कि भारतीय सेना को अचानक इतने हथियार खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है सीमा पर तनाव, समय के साथ पुराने हथियार, दिनों दिन बदलती तकनीक और पड़ोसी देशों में हथियारों की अंधी होड़। ऐसे हालात में अपनी सुरक्षा के लिए देश के लिए न्यूनतम सैन्य क्षमता बनाए रखना बेहद जरूरी है। आधुनिक भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश शासकों ने करीब 125 साल पहले 1 अप्रैल 1895 को किया। आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ और सेना का एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया। आजाद होते ही भारत को पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा। इसके बाद 1962 में चीन, 1965 में पाकिस्तान, 1971 में पाकिस्तान और फिर 1999 में पाकिस्तान से जंग लड़नी पड़ी। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना को हथियारों की कमी का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बाद भारत ने तय किया कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार और तमाम सैन्य साजो सामान बेहद जरूरी हैं। हालांकि आर्थिक हालात की वजह से भारत के सामने कई दिक्कतें थीं, लेकिन हमने अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने की तमाम कोशिशें की। आपको जैसे पता है, आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के यहाँ पे कितने घमासान एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। उसी के दौरान हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव और प्रेशर आया है। दूसरी तरफ आप देखिए, कश्मीर के वादी में या जम्मू में या नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे हम काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी हालत में हमारे जवानों को एक बहुत अच्छी तरह से इक्विप होना, जिनके साथ बहुत अच्छे हथियार, जो कि दुनिया में सबसे अच्छे हथियार हो, यही होना बहुत ज़रूरी है। अनुमान के मुताबिक मौजूदा समय में भारत के सैन्य बलों की तादाद करीब 13.5 लाख है। इनमें करीब 50,000 अफसर हैं और बाकी सैनिक। इनमें करीब 5 लाख पैदल सैनिक हैं। सेना की 382 बटालियनें और राष्ट्रीय राइफल्स की 63 यूनिट 6 क्षेत्रीय ऑपरेशनल कमान और 1 ट्रेनिंग कमान के तहत काम करती हैं। जाहिर है, सीमाओं की रक्षा और दूसरे खतरों से निपटने में सैनिकों की काफी अहम भूमिका है। एक सैनिक तैयार करने में भारत को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आमतौर पर संघर्षों में ये सैनिक ही सबसे पहला निशाना बनते हैं। 2018 में अब तक देश ने 30 से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। 2017 में 270 सैनिकों और सुरक्षा बलों को जान गंवानी पड़ी। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने हाल ही में कहा था कि 2009 से 2013 के बीच हथियार खरीदारी की ज्यादातर प्रक्रियाएं अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पर कमी है। जहाँ पे असॉल्ट राइफल का कमी है 7.6 लाख, यानी 7,60,000 असॉल्ट राइफल्स की कमी है। 3,50,000 क्लोज क्वार्टर बैटल में जो इस्तेमाल होती हैं कार्बाइन्स, उनकी कमी है। और 41,000 लाइट मशीन गन्स की कमी है। और ये कमी बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जिस प्रकार का हमारा नेबरहुड में माहौल है, पाकिस्तान का, चाइना का, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। भारतीय सेना को 8 लाख से ज्यादा नई पीढ़ी की असॉल्ट राइफल, 4 लाख से ज्यादा क्लोज क्वार्टर युद्ध कार्बाइन, करीब 44,000 लाइट मशीन गन और 5,500 स्नाइपर राइफलों की जरूरत है। भारतीय सैनिक जिन इंसास राइफल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 1990 के दशक में सेना के हथियारों में शामिल की गई थीं। इंसास के कुछ अपग्रेडेड मॉडल भी भारतीय सेना के पास हैं, लेकिन वजन अधिक होने की वजह से ये उपयुक्त नहीं है। एक नई राइफल एक्सकैलिबर का डिजाइन DRDO ने तैयार किया है।
लेकिन इसकी क्षमता का अभी सही आकलन नहीं हो पाया है। पाकिस्तानी सेना के जवाब HN के G3 राइफल का इस्तेमाल करते हैं, जो इंसास से वजन कम होने के साथ ही कैलिबर और रेंज में भी बेहतर है। जैगम मुर्तजा के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और बातें होंगी इस विषय पर। भारत को अपनी अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियों से भी जूझना होता है। देश को हर खतरे से दूर रखने के लिए और वक्त के साथ खुद को नई तकनीक और साजो सामान से लैस रखने का भी एक बहुत बड़ी जो जिम्मा है, जो चुनौती है, वो हमारे देश के सैनिकों के ऊपर है। लेकिन रक्षा सौदों में हो रही देरी आज भी सैन्य आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ी चुनौती है। आइए देखते हैं रक्षा सौदों में देरी की स्थिति क्या है और उसके कारण क्या हैं। भारत एक शांति प्रिय देश रहा है। भारत को दुनिया वैश्विक शांति कायम करने के लिए सबसे अहम राष्ट्रों में से एक मानती रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के मसले पर भारत को अपने दो पड़ोसी मुल्कों से 5 बार युद्ध करना पड़ा। ये दोनों पड़ोसी परमाणु शक्ति संपन्न हैं। जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, भारत के सामने अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने की चुनौती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नए तरह के खतरे और चुनौतियों के बीच भारत में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की मांग बार बार उठती रही है। लेकिन सैन्य साजो सामान की खरीद से लेकर नई तकनीक और युद्ध रणनीतियों को अपनाने में कई तरह के रोड़े रहे हैं। बड़ा लाजमी है कि हम अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री में बहुत बड़ी चेंजेस लाएं ऑन दी लाइंस जो कारगिल की युद्ध के बाद में रिकमेंडेशन की गई। उसमें साफ तौर पे खामियां पाई गई। गवर्नमेंट ने कमेटीज नियुक्त की, एक के बाद एक कारगिल कमेटी हुई, फिर NN वोरा कमेटी हुई। हर एक ने कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की जो आज स्ट्रक्चरिंग है, ये वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कायम थी। 21वीं शताब्दी के लिए नेट सेंट्रिक और इन्फिनिटाइज्ड वॉरफेयर के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती सैन्य साजो सामान की खरीद प्रक्रिया से जुड़ी रही है। जीप घोटाला, बोफोर्स कांड से लेकर राफेल डील में अनियमितताओं तक कई ऐसे उदाहरण हैं जिनकी वजह से रक्षा आधुनिकीकरण के काम में रुकावटें आई। मिसाल के तौर पर अगर नेवी का उदाहरण लें तो नेवी के आधुनिकीकरण के लिए 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 75 को 2004-05 के दौरान ही मंजूरी दे दी गई थी। इसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण का लक्ष्य था। पहली पनडुब्बी INS कलवरी को 2012 तक नेवी में शामिल हो जाना था, लेकिन ये 5 साल की देरी के बाद दिसंबर 2017 में जाकर नेवी को मिली। P-75 की दूसरी पनडुब्बी खांडेरी और तीसरी करंज लॉन्च जरूर हुई है, लेकिन उसमें भी करीब 4 साल की देरी हुई है। इन प्रोजेक्ट्स में देरी ऐसे समय पर हुई जब इंडियन नेवी के पास करीब 13 पुरानी पनडुब्बियां ही हैं और इनमें से भी आधी ही एक समय में सक्रिय रहती हैं। नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने कुछ दिन पहले 2020 तक 22 पनडुब्बियों के फ्लीट के लक्ष्य की बात कही थी, लेकिन वो पनडुब्बियों पर हो रही देरी पर अब खुद चिंता जता चुके हैं। कई सालों से हम इसको प्रोक्योरमेंट या उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कई सालों से हमारी ये इसमें बहुत ही कमी रही है हमारे जो इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट में, और इसलिए कई 10, 12, 15 साल से हमें एक अच्छा राइफ़ल की तलाश में है, कार्बाइन की तलाश में है, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट की जो कमी पेशियों की वजह से हमें ये नहीं पूरी हो रही है। ये चिंता इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नेवी के पास देश की 7,500 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा का ही जिम्मा नहीं है, बल्कि चीन जैसे मुल्कों के हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते दखल के बीच भारतीय हितों की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी है। इसी तरह एयरफोर्स की बात करें तो वायुसेना भी देरी का शिकार रही है। यूपीए सरकार में 126 मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल खरीदने की योजना बनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के डर के चलते ये योजना 10 साल अटकी रही और आखिरकार एनडीए सरकार ने इसे रद्द ही कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एयरफोर्स की स्क्वाड्रन क्षमता फिलहाल 32 पर पहुंच चुकी है, जबकि कम से कम 42 को मंजूरी मिली हुई है। हमारे जहाजों के बेड़े में भी पुराने मिग जहाजों की भरमार है जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। माना जाता है कि एयरफोर्स को 2032 तक 350 नए फाइटर जेट्स की जरूरत होगी, लेकिन इस आंकड़े तक पहुंचना फिलहाल सरकार के लिए चुनौती है।
विभागों में लटकी फाइलों के पीछे तंत्र से जुड़ी खामियां, भ्रष्टाचार, अनिर्णय की स्थिति और एक दूसरे पर टालने की मानसिकता जैसे कई कारण हो सकते हैं। 3 एम्पावर्ड कमेटीज बनाई, 40,000 करोड़ रुपए दिए, एक कमेटी गई रशिया, एक कमेटी गई इसराइल, एक कमेटी गई फ्रांस, जल्दी से सामान खरीद के लाई, 10 दिन की लड़ाई के लिए आपको काबिल किया, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट देश के अंदर 40 दिन की वॉर वेस्टिंग रेट्स होनी चाहिए। हाल ही में एक निजी अखबार ने रक्षा मंत्रालय की एक आंतरिक रिपोर्ट के हवाले से सैन्य खरीद में देरी का खुलासा किया। इसके मुताबिक बीते 3 सालों में कुल 144 रक्षा सौदों में महज 10% सौदे ही समय पर पूरे हो पाए। रिपोर्ट ने खुलासा किया कि सेना से जुड़े किसी मामले के प्रस्ताव को पूरा होने में औसतन 8 साल का समय लग जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर या रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रक्षा से जुड़ी किसी फाइल के क्लियर होने में 120 हफ्ते यानी 30 महीनों का औसत वक्त लग जाता है, जो कि 2016 में रक्षा मंत्रालय की ओर से तय की गई समय सीमा से 6 गुना ज्यादा है। रक्षा खरीद में कई बार आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच जरूरी तालमेल की कमी से भी रक्षा सौदों में देरी देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे सैनिकों ने कई मर्तबा ये बताया है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर और दक्ष सेना का हिस्सा हैं। पूरी दुनिया भारत के सैनिकों की क्षमता का लोहा मानती है, लेकिन ज़रूरत के वक्त कई बार सैनिकों के लिए ज़रूरी साजो सामान की अगर हम बात करें तो हम दुनिया के कई देशों से अभी पिछड़े हुए नज़र आते हैं। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि युद्ध के लिए तैयार हमारे एक सैनिक को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है और सुरक्षित बनाया जा सकता है। नमस्कार। परिस्थिति कैसी भी रही हो, युद्ध कोई भी रहा हो, चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न रही हो, भारतीय सैनिकों की जाबाजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। सैनिकों को प्रशिक्षण के वक्त ही ये साफ कर दिया जाता है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसकी खुद की सुरक्षा सबसे आखिरी। लेकिन अक्सर आधुनिकीकरण के अभाव में एक आम सैनिक की सुरक्षा जरूरतों से भी समझौता हो जाता है। कई रिपोर्ट्स, संसदीय समितियों की कई सिफारिशें और सेना की कई शिकायतें ये बताती हैं कि सेना के पास न तो उन्नत राइफल्स हैं, न ही गुणवत्ता की बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरों की कमी और युद्ध की स्थिति में बेहतर कम्युनिकेशन के साधनों के अभाव में कई बार सैनिकों की जान पर बन आती है। जो लाइट वेट हो, जो मजबूत हो और हर प्रकार की प्रोटेक्शन दे सके आपके तमाम क्रिटिकली वाइटल ऑर्गन्स को, मतलब आपके सिर को, आपके माथा को, साइड्स को, गर्दन को, चेस्ट को, चेस्ट के साइड्स को, फिर आपके नीज को। इस माफिक का गियर बाकी तमाम दुनिया के एडवांस जो फोर्सेस हैं, अमेरिकन्स हैं, रशियंस हैं, चाइनीज़ हैं, इसराइलीज़ हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन हैं, ब्रिटिशर्स, सबके पास है। लेकिन हिंदुस्तान के पास 21वीं सेंचुरी के लड़ाई के लिए उस प्रकार का गियर नहीं है जिसकी आवश्यकता है। कारगिल संघर्ष के बाद से उपकरणों और हथियारों को और ज्यादा मुहैया कराने का ब्लूप्रिंट तैयार करने की मांग उठी, लेकिन स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। सेना के पास गुणवत्ता की कार्बाइन, लाइट मशीन गन, नाइट विजन डिवाइस तक नहीं है। कई बार देखने में आया है कि सीमा पार के आतंकी सेना से बेहतर हथियारों के साथ घुसपैठ का दबाव बनाए हुए हैं। राइफल्स की तकरीबन कमी है 7.5 लाख, 7.5 लाख के करीब कमी है, जिसको चेंज करना चाहिए। कार्बाइंस तकरीबन 3.5 लाख के जो है चेंज करने की ज़रूरत है, और जो लाइट मशीन गन है करीबन 50,000 है। तो इतनी ज़्यादा तादाद में जो है ये कमी नहीं है, लेकिन ये पुरानी टाइप किस्म के हथियार है, आधुनिक हथियार नहीं है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवान DRDO द्वारा विकसित इंसास राइफल्स पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। उनकी पहली पसंद आज भी AK-47 राइफल की बनी हुई है। इसके अलावा उच्च कोटि के हेलमेट्स, लोकेशन अवेयरनेस सिस्टम और बर्फीली चोटियों पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए कम गुणवत्ता वाले कपड़े भी नुकसान का कारण बनती है। दूसरी तरफ अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देशों के पास हमसे उन्नत हथियारों के साथ ही बेहतर तकनीक, कम्युनिकेशन साजो सामान और विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की वर्दियां हैं, जिसकी मांग भारतीय सेना कई बार कर चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी,